हट के हैं पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा हेडिंग है जी हमारा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन नर्व फाइबर्स। ये मैंने कल बयान किया था, लेकिन आपकी बुक में चूंकि यहाँ पे मेंशन है, इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा। आपकी बुक के मुताबिक यह है जी, मुख्तलिफ नर्व फाइबर में इसकी जो स्पीड है वो 0.25 मीटर पर सेकंड, और ये वहाँ पे है जहाँ पे छोटे अनमाइल्ड फाइबर्स हैं, 100 मीटर पर सेकंड तक है। और ये 100 मीटर फुटबॉल के ग्राउंड की पूरी होती है 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब है कि नर्व इम्पल्स बहुत तेजी के साथ कार्य करती है नर्व सिस्टम में। हमारा अगला हेडिंग इसमें, ये भी टॉपिक जनरल इंटरेस्ट के लिए, एक्साइटेशन द प्रोसेस ऑफ एलिस्टिंग द एक्शन पोटेंशियल। एक्साइटेशन, जिसको मैंने जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे इसका कुछ जिक्र मौजूद था ऑलरेडी। मैंने ख़ास तौर पर चंद एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस किया था, आवाज़ और लाइट जो हमें नज़र आती है उसके रेफरेंस से। अब यहाँ पे इसमें इसने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें अगर जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर तो ये नहीं है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ताल्लुक कुछ डिजीज के साथ और कुछ प्रॉब्लम के साथ है। तो हम हमारे सिलेबस में वाज़ेह तौर पर, क्योंकि वो वर्डिंग नहीं है, इसलिए इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं। जी, ये वाला पॉइंट है, ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है। मुझे इसलिए याद आ गया कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त हेडिंग है, एक्साइटेशन ऑफ ए नर्व फाइबर बाय ए नेगेटिवली चार्ज मेटल इलेक्ट्रोड। अगर एक नर्व फाइबर को एक मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड से टच किया जाए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो उससे भी लेबोरेटरी के अंदर हम मसल मसल्स में या बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जिसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसको देख सकते हैं। आप लोगों में से शायद ही किसी ने खुद डाइसेक्शन परफॉर्म की हो। कोई बता सकता है में से कि किसी ने खुद डाइसेक्शन की हो किसी हायर एनिमल की, यानी फ्रॉग, रैबिट या किसी और चीज की, सिर्फ देखी है या परफॉर्म भी करके देखी है? जी, क्लास से कोई फ्रॉग जवाब? की थी सर। फ्रॉग, जी गुनाह कह रही हैं खुद की। देखी है सिर्फ सर, खुद हाँ, परफॉर्म नहीं की। चलें बहरहाल, जब आप खुद परफॉर्म कर रहे हो देखी। तो बस का तो ऐसा होता है कि आप चूंकि आपके हाथ में जो सीजर्स है या स्केलपेल है वो मेटल का बना होता है, बस का उसको टच करते हैं किसी चीज को तो उसमें अचानक ट्विचिंग हो जाती है। ट्विच का मतलब मसल की कंट्रक्शन, और वो यही पॉइंट है जो इसमें दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए कहा था कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस के लिहाज से क्वेश्चन के आने के चांस से नहीं है। मुझे सिर्फ चूंकि नजर आ गया टॉपिक तो मैंने उसका जिक्र यहाँ पे आपके सामने कर दिया। जी, ये अगले टॉपिक भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक्यूट लोकल पोटेंशियल वगैरह, ये सब के सब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो ये एक पॉइंट है जो उस डायग्राम के लिहाज से रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा मैंने बहुत 3-4 बार आपको कहा कि जब KFS वाली बुक है वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे लेबलिंग नहीं है। डायग्राम कुछ इसी किस्म की थी जो यहाँ पे पीछे कहीं बनी हुई है। मैं वही डायग्राम आपको दोबारा दिखाता हूँ। और जी बिल्कुल ये वाली डायग्राम है जी, यहाँ पे चूंकि बिल्कुल लिखा हुआ है। जब वो ये आपका वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम RMP का नाम देते हैं। जब डिपोलराइजेशन होती है तो वैल्यू इससे भी नीचे चली जाती है और -4 पे चली जाती है। इसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। जब हाइपर पोलराइजेशन हुई हो एक आम फाइबर में, तो उस देर के लिए, कुछ देर के लिए उसमें से नर्व इम्पल्स पास नहीं हो सकती जब तक तो वो दोबारा RMP पे ना आ जाए। ये डायग्राम ये वाली है। ये डायग्राम एग्जैक्ट वो नहीं है जो हमें चाहिए, ये किसी और जगह से लिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको जो दिखाने का मकसद था वो सिर्फ हाइपर पोलराइजेशन को दिखाना था, चूंकि गाइडन के इस एडिशन में इसने हाइपर पोलराइजेशन प्रॉपरली जहाँ पे होनी चाहिए तो वहाँ पे नहीं दिखाई गई है। ये यहाँ बना तो हुआ है लेकिन ये उस रेफरेंस से नहीं बना हुआ जिस रेफरेंस से मुझे मैंने कहा था कि आप इसको मिरर वाले डायग्राम से देख सकते हैं। मिरर में चूंकि डायग्राम मौजूद है इसकी, और आपकी सेकंड ईयर FSA की जो बुक थी उसके अंदर भी डायग्राम जो बनी है उसके अंदर भी ये चीज़ दिखाई गई है। क्योंकि यहाँ इसको दिखाना चाहिए था हाइपर पोलराइजेशन, लेकिन यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन
नहीं दिखाई गई है। पर इस चीज़ के साथ इसका ताल्लुक मौजूद है, जिसको अभी हेडिंग था हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड। जब हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट होती है तो थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 से 2 मिलीसेकंड, मैक्सिमम 3 मिलीसेकंड का टाइम हो सकता है, जब तक यहाँ से दोबारा एक नर्व इम्पल्स पास नहीं हो सकती, जब तक कि वो दोबारा आरएमपी यानी रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल वैल्यू पे वैल्यू नहीं आ जाती है। ये था जी रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक दो छोटे छोटे और टॉपिक रह गए हैं इसमें बस। इनोवेशन ऑफ एक्साइटेबिलिटी स्टेबलाइजर्स, जी ये जनरल नॉलेज के लिए है। ये भी ऐसा जो कि बुक में तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो नॉलेज के हवाले से भी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजर्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, क्या आप लोकल एनेस्थीसिया के नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? अगर वाकिफ हैं तो किस हद तक? डू यू नो व्हाट इज लोकल एनेस्थीसिया? व्हाट इज एनेस्थीसिया? सर वो तो बेहोश करने के लिए वो मटेरियल यूज होता है। जी मुंतहा का जवाब ठीक है। एनेस्थीसिया का लफ्ज़ मतलब है बेहोश करना, और वो केमिकल जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़ाहिर एनेस्थाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे। याद रखें कि आपके जहन में बेहोश करने वाली इसलिए है कि जब किसी बंदे का ऑपरेशन हो, उसके हार्ट का ऑपरेशन है, किडनी का ऑपरेशन है, तो उस बंदे को बेहोश करना पड़ता है। कोई भी मेजर ऑपरेशन हो, बड़ा ऑपरेशन हो, तो बंदे को बेहोश किया जाता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसके लिए बंदे को बेहोश करने की जरूरत पेश नहीं आती है। बंदे को आजकल, पहले होता था लेकिन अब बाज़ ऑपरेशन ऐसे हैं कि बंदे को बेहोश किए बगैर भी ऑपरेशन हो सकते हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि उसके लिए अब ऐसी मेडिसिन आ चुकी हुई हैं। ये लफ्ज़ जहाँ पे पॉइंटर आपके सामने है, लोकल एनेस्थेटिक्स का लफ्ज़ है। लोकल एनेस्थेटिक्स। कुछ ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो बॉडी के एक ख़ास हिस्से को सुन्न कर देती हैं, वो हिस्सा जहाँ पे आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। आँख का ऑपरेशन करना है, आँख में आप समझते हैं कि कुछ लोगों की आँखों में मोतिया आ जाते हैं। आप इस नाम से वाकिफ़ हैं कि नहीं, मोतिया के नाम से? जी सर। जी सर। जी, जब आँखों में मोतिया हो तो उसका जो है ज़ाहिर है ऑपरेशन करना होता है, और आजकल उसके लिए पेशेंट को तो बेहोश नहीं करते हैं, उसकी आँख को एनेस्थीसिया दे के वो सुन्न हो जाती है और फिर उसको ऑपरेट कर देते हैं। मरीज़ को बिल्कुल महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है। बहुत सी और ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें छोटे पैमाने पे कोई कट वगैरह दिया जा रहा हो, बड़े फिंसियों का ऑपरेशन हो सकता है इस सिलसिले में। इवन अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी आजकल लोकल एनेस्थीसिया के साथ करते हैं, बंदे को बेहोश नहीं करते हैं। बहरहाल वो जो लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं वो जुज़वी तौर पर उसी हिस्से को जहाँ पे आपने ऑपरेट करना है सुन कर देती हैं। आँख बंद कर से सुन कर देना, यानी वहाँ पे पैगाम आना जाना बंद हो जाता है और मरीज़ को पेन महसूस नहीं होता, जिसके नतीजे के तौर पर ज़ाहिर जब मरीज़ को पेन महसूस नहीं होगा तो आप ऑपरेशन, वैसे तो एक हम बंदे को एक जस्ट एक सुई सुई जब होती जाए, ये हम वर्ड चेक कीजिएगा, ये लफ्ज़ है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, एक तो ये वाला लफ्ज़ है, और दूसरा लफ्ज़ ऊपर पेज के ऊपरी साइड पे ऊपर नज़र आना चाहिए। तो ये चीज़ें एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं। और सेकंड है ये हाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस मेम्ब्रेन परमिटिविटी टू सोडियम आयंस, और इसके नतीजे पर एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। बहरहाल ये चीज़ स्टेबलाइज़र है, लेकिन जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं इसने जो यहाँ पे कुछ नाम दिए होंगे, नाम चेक कीजिए। पहला नाम है जी प्रोकेन, मेडिसिन का नाम है प्रोकेन। दूसरे का नाम है टेट्राकेन, इसने 2 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक्टिवेशन गेट्स पे अमल करती हैं सोडियम चैनल्स के, और उसके नतीजे के तौर पर वो ओपन नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो नर्व इम्पल्स स्टार्ट नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा। अगर वहाँ पे कट आ गया है तो जो वहाँ से मैसेज आना था नर्व इम्पल्स का लेके, वो नहीं जाएगा। ये है जी उसका तरीक़ाकार लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन याद रखिए कि लोकल एनेस्थीसिया का जब असर कम होना शुरू होता है तो फिर पेशेंट को पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। पहले ये था जी एक जनरल नॉलेज का टॉपिक, जिसको कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब अगला टॉपिक है जी यहाँ पे, ये आपके प्रैक्टिकल में शामिल है, लेकिन सुन लीजिए
मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हमारे पास क्या पूरे पंजाब में सिवाय पंजाब यूनिवर्सिटी के और किसी जगह पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। रिकॉर्डिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपने सिलेबस अगर देख लिया हुआ है तो स्टडी ऑफ कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल बाय ऑसिलोस्कोप मेथड। ऑसिलोस्कोप के नाम से आप वाकिफ हैं या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। क्या आप जानते हैं? यह जी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का नाम है यहाँ पे। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं कि वाकिफ नहीं है, ये आपने बताना है। ये आपके प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शन है वैसे। ये है जी वो ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, और मैं पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ नॉट अवेलेबल। ये वो नर्व है, इस नर्व को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जा रही है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इसके आगे वो पूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि नर्व के साथ आपने अटैच किए हैं। और जो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका रिकॉर्ड, ये यूं समझिए कि जो आप ये देख रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अब उसकी वजह यह है कि आप इस बात से वाकिफ हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि नर्व पल्स की स्पीड बहुत तेज होती है, ये बहुत तेज से फ्लो करती है। हमें कैसे पता चलेगा कि नर्व पल्स कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है? ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, मैंने भी, आप जितनी फिजिक्स पढ़ी है आपने भी एफएससी में पढ़ी थी, मैंने भी एफएससी में पढ़ी थी। क्या आप ऑसिलोस्कोप के नाम से किस हद तक वाकिफ हैं? कोई अपने से बता सकता है क्लास में से? व्हाट इज एन ऑसिलोस्कोप? आपने कहीं देखा हो किसी के पास, किसी के घर में, अपने घर में? आप कहें जी हमारे घर में तो कोई चीज नहीं है ऐसी, ऐसा ही है क्या? सर ये मेघा में हमने फिजिक्स में पढ़ा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। जी बिल्कुल है, तो क्या सर चीज क्या है होती सर, ये वो टीवी में होता है। टीवी में जो होता है है? वो ये उसके एक अंदर एक एक ऑस्कुलर। आशा ने क्या कहा, दोबारा तो? ये टीवी में होता है। आपने कहा टीवी में होता है। एक बात चलें, और कोई जवाब जी क्लास में, और कोई बच्चा जवाब देना चाह रहे थे तो बच्चे माइक ऑन करें जो जवाब देना चाहते हैं। ये जवाब आना बंद हो गए। चलें सुन लीजिए। याद रखें कि आजकल बहुत से लोगों के घरों में वो एलईडी वाले टीवी आ गए हैं। वो नहीं, जो एलईडी वाला टीवी है वो नहीं, जो पुराने टीवी हैं, बड़े वाले साइज के टीवी जो होते थे। आजकल तो वो बहुत पतले वाले आ गए ना, जो एलईडी है छोटी सी, जो मोटे मोटे, जो कि एक समझिए कि पूरे टेबल के ऊपर आ जाते हैं। वो जो टीवी हैं उसके अंदर जो स्क्रीन आपको नजर आ रही होती है उसके पीछे काफी बड़ी सारी चीज होती है, और वो यही है जिसका नाम हम ले रहे हैं ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप कह लें या पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। एक्चुअली जो पुराने टीवी हैं, या अगर अभी भी किसी के घर में कंप्यूटर के साथ मॉनिटर पड़ा हो, आई एम श्योर आप लोगों ने, जो लोग कंप्यूटर बचपन से यूज करते आए हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर जरूर देखे होंगे। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो भी बेसिकली कैथोड रे ट्यूब ही है। और इसी कैथोड रे ट्यूब को फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है ऑसिलोस्कोप के तौर पे, जो आपको करंट के बारे में बता सके कि करंट अब कितना है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कितनी देर पर ज़्यादा कम हो रहा है। और ये तस्वीर उसकी बन जाएगी जब वो नज़र आएगा आपको, यानी उसी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आ सके। उसके पीछे ये बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ज़रा पेचीदा होते हैं और उसको ऑसिलोस्कोप में कन्वर्ट कर देंगे। हम एक टीवी को ऑसिलोस्कोप में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो। ये कन्वर्ट करना क्या, असल में उसकी अटैचमेंट होगी। ये जो यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं सारी की सारी उसके साथ अटैच कर दी जाएंगी और टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको उसका रिजल्ट जो है वो नजर आ सकेगा। पर ये है जी वो इंस्ट्रूमेंट। अब चूंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल हो और आप किसी भी जानदार के जिस्म में उसके नर्व के साथ अटैच करें ये, तो उसमें जो करंट पैदा हो रहा है तो वो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसका एक अल्टरनेट, आई एम श्योर आप में से किसी न किसी ने देखा हो या किसी को मालूम हो ईसीजी क्या होता जी सर, इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम। है? जी कितने लोगों ने देखा हुआ है ईसीजी होते हुए, देखा किसी ने? मैंने देखा है। जी पता नहीं, और कोई किसी ने ईसीजी होते हुए देखा हो? चले, यानी कि जब ईसीजी करते हैं तो वो ज़्यादा सेंसिटिव किस्म का है और वो स्पेसिफिक है हार्ट के लिहाज से। हमारे हार्ट में भी करंट पैदा होता है, उस करंट को मुहैया किया जाता है। और अगर आपने इसी का जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर आपको, जैसे ये वेव्स बनी हुई हैं, कुछ यूं की वेव्स नजर आती है। और वो भी जस्ट ऐसी ही चीज़ है कि बॉडी में पैदा होने करंट को, वो जो करंट क्या है एक्चुअली वो एक्शन पोटेंशियल ही होता है जो कि ईसीजी पे नजर आता है। और वो सिर्फ ये फर्क है कि वो हार्ट में पैदा हुआ हुआ है, जबकि बाकी जगहों पे जो करंट की वैल्यू है वो वेरी करती है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। पहले ये है जी ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसके साथ ही जी हमारा
ये वाला चैप्टर नर्व इम्पल्स वाला, एक्शन पोटेंशियल वगैरह वगैरह वाला कंप्लीट हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आगे कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो अब हम ये मसल चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, तो उसमें नर्व से मसल के अंदर ट्रांसमिशन का जिक्र आएगा। आप लोगों ने साइनैप्स और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पहले से पढ़ी थी, ये आपने पढ़ी थी उस वक्त जब आप थे सेकंड ईयर में, लेकिन वहाँ पे डिटेल थी वो थोड़ी थी, यहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए। अब गाइडन ने इस चैप्टर के अंदर उसने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन नहीं दी हुई है, आगे 2-3 जगह पे ये कहीं पे आएगी, जहाँ पे आएगी वहाँ पे इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये है जी ऑल अबाउट फॉर टुडे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह कल से इस नए चैप्टर को शुरू करें। और अगर किसी के पास सिलेबस है तो मुझे अगर कोई वर्डिंग बता दे कि नेक्स्ट चैप्टर में सिलेबस की वर्डिंग क्या है। जी, कोई नहीं बताना चाह रहा जी?